हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 10th। ये है, इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। इसके लेखक का नाम क्या है? स्वयं प्रकाश। का जन्म 1947 में इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में हुआ है। स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ है 1947 में इंदौर में, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। मतलब स्वयं प्रकाश जी कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के, परंतु उन्होंने काफ़ी समय राजस्थान में बिताया था। यहाँ पर राजस्थान में ही उन्होंने नौकरी की थी। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अर्थ होता है अपनी इच्छा से इस्तीफा देकर कार्य मुक्त होना। वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। मतलब भोपाल में रहते हुए इन्होंने वसुधा पत्रिका से जुड़े रहे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे। मतलब कि इन्होंने कहानी रचना प्रारंभ कर दी, तो उसमें इनका महत्वपूर्ण है हस्ताक्षर, मतलब बहुत महत्वपूर्ण रहे। उसके तरह उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मतलब इन्होंने 13 कहानी लिखी और वह प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और साधन उल्लेखनीय। मतलब ये कहानियाँ इनकी अधिक प्रसिद्ध हुई। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास, इन्होंने उपन्यास भी लिखा, उनमें से 2 उपन्यास प्रसिद्ध हुए। बीच में विनय और ईंधन। उन्हें पहल सम्मान वनमाली पुरस्कार, मतलब इनको स्वयं प्रकाश जी को पहले सम्मान में इनको वनमाली पुरस्कार मिला। दूसरा उनको राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कौशल चित्रे स्वयं प्रकाश की कहानी में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। मतलब जो जाति, संप्रदाय, लिंग आदि के बारे में जो भेदभाव हो रहा, उनके बारे में इन्होंने कहानियों में, उपन्यास में इसको लेकर किया है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपराओं को समृद्ध करती है। अब हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे। लेखक क्या कहते हैं? चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उनमें रहने वाले सभी नागरिकों से। मतलब कि जहाँ पे ज़मीन होता है वही देश नहीं कहलाता। देश कहाँ होता है? जहाँ नागरिक होते हैं, नदियाँ होती है, पहाड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, पशु पक्षी होते हैं, और इन सब से प्रेम करने इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? नेताजी का चश्मा। कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अब हम आगे देखते हैं चैप्टर में। इस लेखक की मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं दी हुई है। इनकी मृत्यु 2019 में हुई थी। ओके, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेताजी का चश्मा। चैप्टर का नाम क्या है? नेताजी का चश्मा। अब यहाँ पर कौन है? एक हवलदार साहब है।
हवलदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता है। मतलब एक हवलदार साहब थे, वो हर 15 दिन में मतलब एक कस्बे का अर्थ होता है गांव में कुछ काम से मतलब उनके पास उनकी कंपनी थी, कंपनी में के काम से उनको उस गांव से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, मतलब कस्बा मतलब गांव बिल्कुल छोटा ही था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके। मतलब कि ऐसे कुछ ही मकान थे जहाँ पर पक्के थे, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। मतलब कुछ ही दुकानें थी। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका भी थी। मतलब कि गांव में क्या क्या व्यवस्था थी, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना बना हुआ था, और 2 ओपन एयर मतलब जिसकी ऊपर से छत नहीं है ऐसे सिनेमाघर थे 2, और एक ठो नगर पालिका भी थी। मतलब उस गांव में एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका भी तो कुछ न कुछ करती भी ही रहती थी। मतलब नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती ही रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, मतलब कभी सड़क पक्की करवाती, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी करती थी, कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। मतलब कि वह कोई शहर में गए थे, मतलब कि नगर पालिका का एक व्यक्ति, उसने देखा कि शहर में 20 सर्किल में मतलब एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी, तो उसने सोचा कि हमारे यहाँ भी ऐसी लगनी चाहिए। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में, मतलब उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान या उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहो-पूहो और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। मतलब कि ये पूरी बात बता रहे हैं हमें कि हमें अच्छी मूर्तिकार की तो पहचान नहीं है, परंतु हमें लागत अनुमान मतलब कि मूर्ति की मतलब कि बजट बहुत ज़्यादा था, उनके पास इतना बजट नहीं था, तो ज़्यादा होने के का ऊहो-पूहो मतलब लोग कह रहे थे कि बनाए या नहीं बनाए ऐसे। चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया। मतलब कि किसी बड़े कलाकार को, मतलब कि कोई बड़ा कलाकार हो उसको हम ये बनाने के लिए कहे। शासनावधि समाप्त होने पर घड़िया कलाकारों के अवसर देने का निर्णय किया और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर लीजिए, मतलब कि स्कूल के जो ड्राइंग के मतलब कि जो टीचर थे उनको ये मौका दिया गया। उनका नाम था मोतीलाल जी, को यही काम सौंप दिया गया। क्या काम सौंप दिया गया? मतलब कि मूर्ति बनाने का। और उनको समय कितना दिया गया था? 1 महीने का, कि 1 महीने में बनाकर पटक देने का विश्वास दिला दिया। मोतीलाल जी ने कहा मैं 1 महीने में मूर्ति बनाकर यहाँ पटक दूंगा, मेरा विश्वास है ये। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। संगमरमर वाइट कलर का पत्थर होता है। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बेस्ट, और सुंदर भी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, मतलब मोतीलाल ने बना दी नेताजी की मूर्ति। कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। आपको पता था सुभाष चंद्र बोस की जहाँ पे फ़ोटो या कहीं पे भी मूर्ति हो तो वह फौजी वर्दी में ही होती है। मूर्ति को देखते ही मतलब कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मतलब कि ये दोनों नारे किसके थे? सुभाष चंद्र बोस के थे कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। तो ये सारे याद आने लगे। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी, मतलब इस मूर्ति में एक चीज़ की कमी थी।
वो देखते ही खटकती थी, मतलब कमी दिखती थी और सबको खटकती थी और पूछ भी लेते थे सब। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, मतलब मोतीलाल जी ने पूरी मूर्ति तो बना दी परंतु उस मूर्ति पे क्या नहीं किया, चश्मा ही नहीं बनाया। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, मतलब चश्मा तो था परंतु संगमरमर का नहीं बना हुआ था। ये सामान्य और सचमुच का चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मोती में मूर्ति को पहना दिया गया, मतलब कि चश्मा संगमरमर का नहीं था और रियल का चश्मा उसको मूर्ति को पहना दिया गया। अब इसको हम अगले पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।